वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा असर। मैं टाइमलाइन देख रही थी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जो वो तकरीबन 7 रोज़ा दौरे पे गए हुए हैं, जिसमें से 5 दिन का जो दौरा है वो तो डेडिकेटेड था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो इजलास है उसमें, और उसके अलावा उसकी साइड लाइन्स पे जो मीटिंग्स हुई हैं वो। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि जो 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, और हमने जो उसका आउटकम देखा कि थ्रू आउट हिज पीरियड एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो हमें टूर पे नज़र आए। वाशिंगटन में उनका टाइम ज़्यादा गुजरा, चाइना हार्डली मैंने उन्हें देखा कि वो गए हों, रशिया हार्डली मैंने देखा उन्होंने इंगेज किया हो। बहुत ज़्यादा वक्त वाशिंगटन डीसी में गुजारा, लंदन में गुजारा। आउटकम सेंट एंड्रयूज़ में जाके क्लाइमेट जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के बावजूद ज़ीरो, हमारे पास कोई फंडिंग अभी तक नहीं आई। और जब इसको हम इवैल्यूएट करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट से जो कि मैंडेट से नहीं आई थी बट टू सम एक्सटेंट वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, दिस इज़ अ केयर टेकर गवर्नमेंट। और बहुत सारे जो सलामती काउंसिल के 4-5 मुस्तकिल मेंबर हैं, उन मुल्कों के सरबराहान ने ये जनरल असम्बली का सेशन अटेंड ही नहीं किया फॉर वट एवर रीज़न। चाइना की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, रशिया की नहीं थी, जो बाइडन एक दिन के लिए आए सिर्फ। और अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ना सिर्फ वो गए बल्कि वहाँ से जब वो डी टूर लेके लंदन गए हैं और बीच में पेरिस को भी टच किया है, इतने लंबे विज़िट की क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बात सिर्फ टॉक शो में हो सकती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इस पर ना कोई जवाबदेह होना पसंद करता है और ना जवाब देने वाले पसंद करते हैं कि उनसे सवाल किया जाए। जो थोड़े से उन्होंने मैंने जो सेशंस नोट किए जो उन्होंने अटेंड किए हैं, वो जो पहले दिन का 78th सेशन था ओपनिंग, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिल गेट्स से मिले वो, जो IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनसे मिले। फिर कोई क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 है वो उन्होंने अटेंड की। प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से मिले वो। US एकेडमिक कम्युनिटी से उन्होंने बातचीत की। SDG समिट लीडरशिप डायलॉग होता है उसमें वो गए, और ग्लोबल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसमें से कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसको हम कहें कि बायलैटरल रिलेशंस के लिए जो अनअवॉइडेबल थी। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, अब आ जाएं लंदन पे। लंदन में हयात रीजेंसी में उन्होंने स्टे किया, वहीं से मलिक अहमद ख़ान भी बाहर आते हुए दिखाई दिए, और सभी जानते हैं उनका रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या है। इसके अलावा जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी प्रोग्राम में मलिक साहब आपके साथ, राना साहब आपके साथ, वो ये कि UN में होते हुए जो बयानात थे वो, और वहाँ से निकलने के बाद जो बयानात थे उनमें बहुत फ़र्क है। वहाँ पे कहा कि किसी जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, वो जब इलेक्शन कराना चाहेंगे हम फैसिलिटेट करेंगे। अभी एकदम से बयान आया है कि जो 9 मई में मुलव्वस हैं और जिनको सज़ाएँ होंगी और जो गुनाहगार होंगे वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे इंतखाबात में। ये फ्लिप फ्लॉप क्यों है? वहाँ जाके कुछ, यहाँ आके कुछ। बड़ी सिंपल रीज़न है। जिस तरह आप टीवी पे आके कैमरे को देखती हैं कि मैं एक उर्दू चैनल में बात कर रही हूँ तो आप उर्दू बोलती हैं, अगर आप हाइपोथेटिकली इंग्लिश चैनल को तो इंग्लिश में बात करेंगे। मेरा हाल इज़ ए गुड कम्युनिकेटर, उनको पता है। लेकिन बात तो एक ही करूंगी मैं, चाहे उर्दू में करूं या इंग्लिश में करूं। नहीं, वो मेरा हाल आप बड़ी किसी रूहानी और बड़ी कोई डाइजेस्ट की दुनिया में रहती हैं जहाँ पे जनाब आप जो ये मुझे और आपको तो ये डाइजेस्ट में डाल देते हैं। वो नहीं, आप पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, मेरी समझ से बाहर। यहाँ तो 12 घंटे में हमारे लोग अपने बयान बदल लेते हैं, तो हमने कभी उनसे पूछा नहीं आप इतना बड़ा 4 दिन की उन पर FIR काट दी है। मैं तो इतना खुश हो रहा था कि देखें चलें, अगर हमारी दुनिया की नंबर 1 जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान को, अगर इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया तो मेरा वज़ीर आज़म को तो अमेरिका का वीज़ा मिल गया है, फ्रांस का वीज़ा मिल गया है। आप खुश, आपको समझ नहीं, लंदन का वीज़ा राणा साहब को भी ये 3 वीज़े मिले आपको? नहीं, मुझे तो कामों की क्या नहीं मिलता। तो फिर आपको किसी चीज़ पे खुश भी हो जाए ना कि इतने उनको वीज़े मिल गए, इतनी वो चले गए। अब आते हैं थोड़ा सा सीरियस साहब के सवाल पे, जो आप अपनी हिसाब किताब कर रहे थे, मैं अपना हिसाब किताब कर रहा था कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 9 मई का वाक़या है, इस पे जिसने जो जो गुनाह किया उसकी सज़ा मिलेगी। तो एक सज़ा तो बहुत बड़ी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मुल्क में हुई है, काफ़ी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उसके पास तो पता नहीं सज़ा का एक नया फार्मूला है, वो तो भूल ही गया, वो कोई इस्तेकाम पार्टी में चला गया। वो मुझे समझ नहीं कि सज़ा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि PTA के चेयरमैन भी वहाँ पर फिज़िकली मौजूद नहीं थे और उन पर मुकदमा भी बना है, बगावत का भी बना है और दहशत गर्दी का भी बना है। इस तरह हो सकता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हो सकता है, मुझे तो ये लग रहा है कि चेयरमैन PTA भी किसी टाइम पे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि यार मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैं इसकी
मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत बात हुई है, तो वो फिर इलेक्शन में आ सकते हैं। मगर इससे भी थोड़ा सा आगे जो जाके मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हम कहाँ किस दायरे में हम घूम रहे हैं। 75 साल में हमने को 33 इयर्स तो 4 हमने जर्नैलों को दे दिए, मार्शल लॉ की वो डिस्कशन ही नहीं। बाकी को 35-40 साल बनते हैं, उसमें 35-40 साल में मुजीब, भुट्टो, गिलानी, नवाज़ और अब ये चेयरमैन, ये 5वां लीडर है पाकिस्तान का जो 4 पहले अदालतों से शहीद हो चुके हैं। शहीद से मतलब पॉलिटिकली डेड हुए हैं। मुजीब पे अगरतला का केस बना कि जनाब आप गरदार हैं, वो गरदार ने 1970 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मशरक़ी पाकिस्तान में। फिर भुट्टो को आपने कहा कि जनाब आप तो कातिल हैं, वो भी अदालत से गया। मेरा सवाल है, मेरा हाले मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं। मुझे ये बता दें कि क्या हमने सियासतदानों को वोट से ला के वोट से निकालना है कि हमने इस तरह अदालतों के चक्कर से नहीं बाहर निकलना। अब ये 5वां पाकिस्तान का लीडर है जो अदालतों के रहमत करम पे चला गया पॉलिटिकल। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि मुस्तकिल लड़ाई चलती रही है अदालतों में और पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट कहती है हमारा प्रेरोगेटिव है, यहाँ पे अदालत हमें कुछ बताने की कोशिश ना करे, और अदालत जो है वो कह रही है कि आइन को ट्रांसलेट हमने करना है। ये कौन सा लीडर आएगा, कौन सा लीडर जाएगा, इसका फ़ैसला अदालतों ने तो नहीं करना। तो फिर हम अदालतों में उन्हें ले के जाने वाले कोई बाहर से तो मखलूक नहीं आती, हमारे अपने ही सियासतदान होते हैं। उनका बिहेवियर जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वो ये है कि इंटरनेशनली जाके झूठ बोला है इन्होंने, वहाँ जाके डिफरेंट बातें की है, वापस पहुँचे नहीं हैं, अभी लंदन की हदूद में आए हैं क्योंकि वो हमारा कैपिटल है, रूहानी कैपिटल है वो हमारा, वहाँ पहुँचते ही उनके बयानात बदल गए हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो उन्होंने तो वही भेष पहना जो जैसा देश था। वहाँ उन्होंने उन कुव्वतों के सामने वही बात की जो ज़रा डेमोक्रेटिक सी थी कि जी सब लेंगे हिस्सा, इलेक्शन होंगे, ये होगा वो होगा। यहाँ आके अब जो उन्होंने आज यहाँ आके नहीं, आई मीन जो अब ताज़ा बयान उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जी माइनस इमरान खान भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, होने चाहिए। और अगर इमरान खान माइनस होता है और 9 मई पे उनके ऊपर चार्जेस साबित होते हैं तो कर दें माइनस, ठीक है। लेकिन ये कौन सा कानून और कौन सा मुल्क और कौन सी रियासत और कौन सा आइन है जिसमें एक शख्स जो अभी कन्विक्टेड नहीं है उसके लिए वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि उसको वो माइनस हो सकता है, निगरान वज़ीर आज़म। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो 2 केसेस में कन्विक्टेड है और वो इस मुल्क के में से ऐसे फुर करके उड़ गया, ठीक है ना। कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी ने उड़ जाना है, वो ऐसे करके उड़ गया। अब उसकी वापसी की तैयारी हो रही है, और वापसी की तैयारी में फ़िक़ीदुल मिसाल इस्तकबाल, और सितारे जो हैं ज़मीन पे बिछ जाएंगे और चंदा रे चंदा वो उनके ऊपर आ जाएगा, और पूरी पाकिस्तान जो है सारे काम छोड़ के सबको भूल गई। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उस तरह आ रहा हूँ। तो किस तरह का मुल्क है, हम कहाँ, किस हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या वो उन्हें नज़र आना बंद हो गया है, सोचना बंद हो गया है, या उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस मुल्क के 24 करोड़ कीड़ों को हमने ये मैसेज देना है कि कानून वो है, इंसाफ वो है जिसका हम फैसला करेंगे। मैं फिर कहता हूं कि इमरान खान अगर 9 मई के वाक़े में मुलविस है और वाकई उन्होंने रियासत को चैलेंज किया तो कर देगा आप। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि एक बंदा जो अभी कन्विक्टेड नहीं है उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, और दूसरी तरफ आप छुप के जाके लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं, अपने लोग भेज रहे हैं। वो एक कन्विक्टेड आदमी वहां से बैठ के हमारे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला कर रहे हैं, वो वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासत का फैसला कर रहे हैं। तो क्या ये मुल्क डॉन्स के हाथ में है? क्या ये मुल्क जो है ये माफियाज के हाथ में है? ये क्या ये मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने कहा कि ये आइन शाइन फाड़ के फेंक दो, सिर्फ माइट इज राइट, चाणक्य का जो कानून है वो इस मुल्क में चलेगा कि एक बंदे को आपने जेल में फेंक दिया और उसको कहा जी अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक बंदे को अदालतों ने 13 साल का सजा दे दी, उसको आप रेड कारपेट पे जज साहब फरमाने इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? और जो 24 करोड़ कीड़े मरते हैं रोज, जो 24 करोड़ कीड़े रोज अपनी भूख के आते तिल मिलाते हैं, जमीन पे पैर रगड़े होते हैं, वो उनकी कोई ऐसी क्या रियासत है पाकिस्तान? इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था
मेरे बाओ अजदाद ने, आपके बाओ अजदाद ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि इसके ऊपर बैठ के ताकतवर तबका जो है वो ये तय करेगा कि जी इसको माफ कर दो, इसको सजा दे दो। ये अगर आपने मुल्क चलाना है और ये मुल्क ताबत चलेगा, मेरा ये यकीन है कि ये मुल्क ताबत चलेगा और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी होगी, इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी की सुनवाई भी होगी। लेकिन इस तरह जिस तरह आप कर रहे हैं, 16 लाख रुपए पर डे किराया है उस होटल का जहां पे आपका ये वजीर आजम ठहरा है, उस मुल्क का जहां पे लोगों के पास 10 रुपए नहीं है यार रोटी खाने के। अच्छा, इलेक्शंस अगर होने हैं, फर्ज कर लेते हैं इलेक्शंस होने हैं और मैं पहले ये वाला गिलास पी लूँ, ये जिससे आपको सुकून मिले आप वो वाला पहले पी लें। थैंक यू। अगर इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के लिए थोड़ी सी भी वो कहते हैं ना कि गाड़ी गर्म करनी शुरू की थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उनको फ़ौरन कहा गया कि हौसला करें, इतना डीजल नहीं डालना इसमें, बस उतनी चाबी दें जितनी ज़रूरी है। फ़ौरन ही नैरेटिव जो है उसके ऊपर कमेटी बिठा दी गई कि जी नया बयानिया सोचें। अगर नया बयानिया सोचना है तो ये बयानिया नहीं सोचा जा सकता कि सारे वो जो एक कहते थे मिसाके मईशत होना चाहिए, तो एक माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, ये इस पे कोई बयानिया क्यों नहीं बना रहा कि फिर सारे पॉलिटिशियंस एक जगह बैठ जाएं, अभी भी छुप छुप के मुलाकातें ना करें। निगरान वज़ीर आज़म सबको पता है उनकी क्या एफिलिएशंस हैं, कहाँ पे एफिलिएशंस हैं, उनके साथ मलिक अहद ख़ान का मिलना। अब ये छुपाते भी नहीं है चीज़ें। जो असल में मुझे चीज़ बहुत हैरान कुन लगती है वो ये कि पहले तो फिर डिग्गी में छुप जाते थे ना, अब छुपते भी नहीं हैं, सीधे जाके मिलते हैं। तो इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक पेज पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई और पेज ज़रूरी नहीं है। फिर आप दोनों ने मेरे खिलाफ हो, जनाब ने फिर बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर दी कि जनाब ये हो जाए तो वो हो जाए। पहले तो मैं डर रहा हूँ राने से कि किधरों मैंने गिलास ना कंड मारे कि वो जनाब पहले तो वो जो आपका वो जितना मातम जना था ना कि वो जनाब वो नवाज़ वो लंदन वो कड़ाके निकल जाएंगे, ये वो कड़ाके ये निकल जाएंगे। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकली दुश्मन की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा आज रिलीफ जिस बंदे को इस खबर से होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो नवाज शरीफ है कि जनाब जिससे मैंने जाके मुकाबला करना है पहले ही कह दिया है कि जनाब क्योंकि वो 9 महीने नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं। चले नहीं, मैं वो मुकाबले में है ही नहीं, तो बाकी फिर क्या बचा। अब मैं कोई पीपल्स पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, पंजाब में बैठूँ, ये बताएं कोई नजर आ रही है यहाँ पे पीपल्स पार्टी? तो फिर इसका क्या वो कहते हैं वो पंजाबी चुकी कहते हैं गलियां हुई सुजियां तो मिर्जा यार फिर। तो पहले तो 100 में से 100 नंबर आपने नवाजी को यहीं पे दे दिए। अच्छा, वो उन्होंने दिए, अभी वोटर ने नहीं दिए। अभी वो बात मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि वो एक भी सीट ना ले सके। मैं तो हम तो आज की बात कर रहे हैं, इस खबर के हम साथ बंधे हुए हैं। जब मुझे पता लगे कि मैंने पाकिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ना है तो राना साहब गुस्ताखी माँ पानी अब ज्यादा पी लें, आपके लिए अच्छी खबरें नहीं है। इसका मतलब ये है। हाँ, इसके साथ एक और बड़ी ट्रेजिडी मैं देख रहा हूँ। मैं अच्छा बच्चा भी तो ना जहाँ पे जरा राना को तंग कर दो, कोई ना कोई अकल की बात भी कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा था 2.5 अपना करोड़ नया वोटर आया इस बार, और ये मेरी अकल कह रही है कि मैं फिर कोई साइंसदान नहीं, मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी जो यूथ है ना वो उसका वोट नवाज को नहीं मिलना, वो रिलेट ही नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस इलेक्शन में होगा क्या, क्योंकि मेरी तो बड़ी उम्र है, मैंने भुट्टो को भी सुना है थोड़ा सा, फिर मैंने मतलब बेनज़ीर को देखा, फिर नवाज को देखा, चले अच्छे बुरे थे, कुछ ना कुछ हमने सेंस डेवलप किए कि मैं दुकान बिजनेस कर। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो असल बात मैं करने जा रहा हूँ, जो आज आपने बयान दे दिया ना, यहाँ पे मैं बड़ा आपको एक ताकतवर स्टेटमेंट दे सकता हूँ। मैं आपको चैलेंज करने लगा हूँ, माइनस तरीके इंसाफ चेयरमैन, ये इससे कोई पॉजिटिव इलेक्शन से रिजल्ट नहीं आएंगे। पासन का सारा क्यास ऐसे कैसे ही रहेगा, ये सबसे बड़ी बात। तो अनदर कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। एग्जैक्टली। हमने 4 हलकों पे इतना केओस देखा था, जो कासिम के अब्बा कहते रहते खोल, वो 4 हलके नहीं खुलवा सके थे। ये जितना अमाउंट कोट कर रहे हैं ऑफ द न्यू वोटर, वो इतना ज़्यादा है, वो इतना चार्ज है क्योंकि वो यूथ है। वेरी राइट। वो कैसे रिलेट करेंगे एक ऐसे इलेक्शन के साथ जिसको वो चाहते थे वो है ही नहीं, नंबर 1। उनकी कोई सेकंड कैटेगरी भी नहीं बनती है, होता है ना फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, चलें थर्ड बेस्ट, कोई चॉइसेस होती हैं, उनको चॉइसेस ही नहीं मिलेंगी। ये कैसे ट्रांसपेरेंट होगा, ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा, इसकी मॉरल असेंडेंसी क्या होगी? देखें, सबसे पहले तो मलक डियर हम कहता है कि हम डाइजेस्ट पढ़ते हैं। मुझे लगता है ये बच्चों की दुनिया बहुत पढ़ता रहा है, क्योंकि बच्चों की दुनिया में बड़े मासूम से लतीफ़े होते थे।
और उसमें हातम ताई की कहानियाँ होती थी, तो बच्चे जब वो पढ़ते ना तो उनका माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। तो मलिक साहब का मुझे लगता है माइंडसेट वो बन गया है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए तो अब 5-7 मरन गुआंढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ, ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ दीवा नित बले ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। इनका बड़ा ख्वाब है मिर्जा यार फिरे और गलियां सुंजियां हो जान, कराड़ की हट्टी जल जाए, कुत्तियां मर जान, ये वो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कुछ भी कर लें, अगर मियाँ साहब आ गए ना तो आप मुझे कहिएगा, जाए मैं आपको बताऊं, उनके पैरों से ज़मीन निकल चुकी है, उन्हें भी पता है भाए ने यह सौदा नहीं जे विकना जो तुसी वेचन दे हो। एक आदमी ने ट्रेन में हर एक को तड़ी लगाया, तुसी नहीं मैनू जानते मैं कौन है, तुसी नहीं मैनू जानते मैं कौन है। एक बंदा आगे से खड़ा हो गया, उन्हें को कौन है, उन्हें कहता भाई में बीमार है, ठीक है ना। तो मियाँ साहब ना इस्टेब्लिशमेंट में यूँ कर दूंगा, गुजरांवाला से एक मैसेज किया है, ठीक है ना। क्या मैसेज था? क्या मैसेज था? यही था कि भाई ना तुहाडे कोल जे चूरन वेचन वाला नहीं है ना, अगर आप चूरन आपके कोई नहीं तो साडा चूरन साडे ना ते ना बेचो, अच्छा। ठीक है। हमारी बिल्ली हमें मियाँ ना वही बात जो हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उनको उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, okay। ठीक है। यही वजह कि कल 2 ग्रुप बने हुए थे, एक कह रहा था कि भाई तुसी तो जाना कोई नहीं, हमने तो जाना है, हमारे लिए जिंदगी क्यों आप तक गर्म कर रहे हैं, जमीन गर्म कर रहे हैं। आप दोनों भाइयों ने तो यहाँ रह जाना है। आपको तो अल्लाह ने एक ऐसी नेमत दी है बीमारी की शक्ल में, जिसकी शक्ल में आप कभी भी कह सकते हैं कि जी साढ़े कमरी दर्द हो गया, हम नहीं जाते। प्लेटलेट्स भी एक ऐसी चीज है जो किसी भी वक्त ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मियाँ साहब के प्लेटलेट्स और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, उसको कोई पता नहीं होता कभी ऊपर कहाँ चली जाए और कहाँ नीचे गिर जाए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जी वो आ गए, क्योंकि इमरान खान को तो अब कह दिया वज़ीर आज़म ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है, उनमें कितनी बातों पे पहरा देते हैं। और दूसरी बात यह कि क्या वज़ीर आज़म ने फैसला करना है कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना या नहीं। ये वही बात है, जब कासिम के अब्बा कहते थे ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो लोग कहते थे आपसे मांग कौन रहा है। असल में तो सबको पता है कि एनआरओ किसने देना है। एक बात बताएं मलिक साहब, ये जो नैब ने दोबारा केसेस ओपन किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ओपन किया है, इसमें अब कोई अपील का रास्ता भी नहीं है, ऐसा ही है ना। तो हम तो ये उसी पॉइंट पे दोबारा आ गए जिस पॉइंट पे पैनामा केस था कि जी आपने तो अपील का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अब ये केसेस तो खुलेंगे ही खुलेंगे, नहीं खुलेंगे तो मतलब होगा कि नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा। इज़ देयर अ वे कि जस्टिस फायज़ ईसा या कोई इंटरवीन करके इन केसेस को इधर उधर कराए कि सियासत आगे चल सके, कि ये अब मामला खुल गया है बस? देखिए जी, उन्हें सीरियस नोट मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस है ना, जो जिस हिस्ट्री और जिस माइंडसेट के साथ वो आए हैं, मेरा हाल सबसे सेंसिटिव इस वक्त जो बंदा प्रेशर में है ना पूरे पाकिस्तान में, वो वही है। वो नवाज़ की बात में बात कर लेंगे, वो आ भी जाए ना भी, ये सारा मैटर नहीं करता। उसमें जो सबसे बड़ा जिसमें मैं समझता हूँ हम सारे खामोश बैठे हैं, जो असल टाइम बम है वो ये है कि अभी तक आपके जितने भी आइनी माहिरीन हैं वो कन्विंस हैं वन पॉइंट पे कि आइन क्रिस्टल क्लियरली कहता है 90 दिन में इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काजी अगर बैठा हो, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो आप जिस तरफ जा रही है न्याय में बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ बम है। जिस दिन उनकी मेज पे चला गया कि भाजी पहले तो क्लियर करो कि ये 90 दिन में इलेक्शन होने के नहीं है, बेसिक इशू तो असल ये है, और उस इशू के बाद आपने आगे जाना है और उस इशू पे करें तो फिर तो पाकिस्तान का आइन है ही नहीं। जब आपके, और देखिए ये कॉमेडी पे भी कॉमेडी है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देते देते भी क्या एक नया फलसफा गया है कि फलाना हफ्ता जनवरी के आखिर में हम देंगे। अब अल्लाह का शुक्र है अभी साल नहीं बताया, कोई पता नहीं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे। हम तो बड़े अल्फाज पे कायम है, साल मतलब ये इस तरह कभी डेट हो सकती है। अगर आप मुझे शो पे बुलाएं तो मैं जी मैं आपके शो में आऊँगा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो नैब बात की बात है। पाकिस्तान का जो फंडामेंटल फैक्ट है, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन नहीं है। पाकिस्तान में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब आपके सामने है, KPK की हुकूमत आपके सामने है, आपकी जो ऊपर वाली हुकूमत वो आपके सामने है। मतलब कोई इतना बड़ा ये केस है। अब आगे चलते हैं नैब पे। अब ये भी एक सवाल है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि जो इस वक्त केस जो फुल बैच बैठा है वो केस डिटरमिन करेगा नैब की तरफ भी, क्योंकि उस केस में अगर ये आपको अपील का हक बनता है तो वहाँ से टेबल टर्न होगी।
और ये जो मियाँ साहब होते हैं ना, बड़े समझदार साहब हैं, ये लिख लें उसके पाकिस्तान आने पे ये 21 से पहले का फैसला डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अगर रास्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ इज ऑन रिकॉर्ड, नवाज शरीफ 10 दफ़ा कह चुका है कि जनाब मुझे मेरे साथ क्योंकि ज्यादती हुई है, तुम मुझे वापस भी बुलाओ, मुझे राहदारी ज़मानत भी दो, मेरे केस भी साफ करो। जनाब वो तो इस माइंड में बैठा हुआ है। और ये को मैं आपको अंदर की बात नहीं बता रहा, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो उसकी बेटी को 100 दफ़ा कह चुकी है और वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो प्रेशर है ना आपकी निगरान हुकूमत पे है, मेरी राय में ना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है ना नवाज पे है, सारा प्रेशर आपके चीफ जस्टिस पे है। तो चीफ जस्टिस ने आते ही जो एक जेस्चर दिया कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कर दी जो हियरिंग थी, जो कुछ था, आते ही सबसे पहले उन्हें यही केस नहीं पकड़ना चाहिए था? इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो इलेक्शंस का बना हुआ है और जितनी वायलेशंस हो रही हैं वो एम्बेडेड हैं इस एक मसले में। फॉर एग्जांपल केपी में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इलेजिटिमेट है, पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ से स्पेंडिंग कर रही है। पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो चाइना के 5 दिन के दौरे से आए हैं, नोबडी नोज़, किसी को एजेंडा नहीं पता, ना वो किसी को आंसरेबल हैं। सारा लाहौर खुदावे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, किस अथॉरिटी के तहत वो कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। लॉलेसनेस की इंतहा है। तो काजी फायज़ ईसा की सबसे बड़ा बैगेज इस वक्त ये है, जो 14th डेट एक आई थी वो अगर नहीं मानी गई तो कम से कम ये तो मनवाएं इलेक्शंस के लिए। मैं काजी साहब के हवाले से खासा हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने फ़ैसलों में और अपने इंसाफ में मुझे यकीन है कि वो एक हिस्ट्री, बड़े डट के फैसले दिए हैं, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। वो जो आपने पहले दिन की बताई लाइव ट्रांसमिशन की, तो मुझे उस पर एक चीज़ का दुख है, और अगर ये बात काजी साहब तक जाती है और वो अल्लाह करे चली जाए और शायद वो इस बात को नोट करें, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 15 जज बैठे थे, 15 कुर्सियों के पीछे 15 मुलाजिम जिना कैप पहन के खड़े थे। तो क्या अगर हमारे जजेस का लाइफस्टाइल इतना लेविश है कि उनकी कुर्सी खिसकाने के लिए भी जिना कैप पहने हुए एक मुलाजिम ने ही करना है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के माइंडसेट में कितना फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब को इस पे फौरी तौर पे जो है एक्शन लेना चाहिए और वो तय कर लें क्या जज अपनी कुर्सी खुद नहीं खिसका सकता, कि बहुत ही वजनी होती है कि जो पहिए भी लग सकते हैं, पहिए वजनी होती है तो चेंज कर लें, नॉर्मल कुर्सी ले लें। क्योंकि मैं बिल्कुल अपने एक दिल के अंदर एक मौजूद उस वीडियो को देख के जो दुख था वो शेयर कर रहा हूँ आपसे कि क्या वो ऑप्टिकली बड़ा डिस्टर्बिंग था कि बड़ा कानून। अच्छा थोड़ी सी इसमें मैं भी एक छोटा सा गुस्सा, गोरा साहब और ब्राउन साहब वाला छोटा सा गुस्सा मैं भी निकाल दूं। पंजाब असेंबली में वही इत्तेफाक होता है जर्नलिस्ट, पंजाब में जो उसका जो कल्चरल पग है पंजाब की ना, रिस्पेक्ट का एक सिंबल है, कोई इसका कोई फैक्ट नहीं है। पंजाब असेंबली में जो चाय पिलाता है ना एमपी को, उसने सिर्फ पग पहनी होती है। वेटर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप उसको गलत ना, वेटर सिर्फ पग पहनता है। और पंजाब असेंबली के अंदर आप पंजाबी भी नहीं बोल सकते, और जो आपकी पंजाब की पग है उससे आप चाय पिए उसकी। तो ये तुम्हारी उसकी रीजन क्या है कि जो अंग्रेज था ना, देखे ना, पग हमारी पंजाब की शान है, उसने अपनी तरफ से जो सबसे ज्यादा कमतर लोग हैं, उनके सर पे वो पग को कमतर नहीं कह रहा, हाँ, लेकिन उनके माइंडसेट से उसका माइंडसेट जिना कैप हमारे कायदे आजम की अलामत है ना, और अगर जिना कैप पहने हुए आदमी पीछे खड़ा हुआ एक उसकी तरह कुर्सी खिसका रहा है और आगे कर रहा है, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है। और एक चीज और देखिए, मैं बार कल नेल्सन मंडेला की बात इन्होंने की कि उसने आके कहा कि सबको माफ़ कर दो। मैंने नेल्सन मंडेला का एक वाक़या पढ़ रहा था, तो उनसे पूछा कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी करप्शन की है? तो वो सोचते रहे, सोचने के बाद कहा कि हाँ, एक दफ़ा जेल में ना बहुत ठंड थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तो मैंने एक बंदे से कहा कि एक कंबल मुझे और अगर मिल जाए ना तो मैं सर्दी से बच जाऊँगा। तो वो मैंने करप्शन की वो एक कंबल लेके, अंदाजा करें कौमों के लीडर कैसे होते हैं। देख ले, साबित हो गया ना, मेरे से इंप्रेस है, मेरी तरह वाकई नहीं, मैं मलिक साहब आपसे ऐसे ही मुतासिर हूँ जैसे आजकल आंखों के इमरान चश्म से लोग मुतासिर हो रहे हैं ना, मैं उसी तरह मुतासिर। आप मुतासिरीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुतासिर की बात की, उसी तरह मुतासिर। तो आप मुतासिरीन में आते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे अशूब चश्म वाले मुतासिर हो रहे हैं ना, वैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इम्तहान बिल्कुल ठीक कहते हैं मलिक
ये आप भी ठीक कह रही हैं कि ये इम्तहान किसी का नहीं है, अब ये इम्तहान जुडिशरी का है। आप जस्टिस वो साबिक चीफ जस्टिस जो अभी गए हैं बंदयाल, उन पे तो बड़ी उंगलियां उठाते थे, ठीक है ना, हुन तुसी करके दिखाओ, आप साबित करें कि जजेस ब्रदर्स जो हैं एक हैं। पहले दिन की समात में ही क्लियर हो गया कि 2 ग्रुप हैं, ठीक है ना। बंदयाल साहब पे तो बड़ा इल्जाम था कि उन्होंने तकसीम किया है जुडिशरी को, अब आप वो खत्म करके दिखाएं। दूसरी चीज ये कि हमें ना दिखाएं 6 घंटे की वो कि मैं एक जज की जिंदगी के इख्तियारात पे 6 घंटे कौम को ना लटकाएं। हमें बताएं इलेक्शन कब होंगे, आप कैसे कराएंगे, हमें बताएं कि गरीब आदमी के जो मसाइल, क्यों नहीं चीनी माफिया पे अब तक कोई हाथ डाल सका, क्यों नहीं आटा माफिया पे अब तक कोई हाथ डाल सका, क्यों नहीं डाल सकते। इस मुल्क के अंदर हम लोग खून पसीने की कमाई, आप भी मेहनत करती हैं, ये भी मेहनत करता है, हमें तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स कटता है, ठीक है, हम पानी पिए टैक्स कटता है, हम बिजली इस्तेमाल करने टैक्स कटता है, हम बाहर रोड पे निकले टैक्स कटता है, और हमारे टैक्सों की कमाई से एक निगरान वजीर आजम पिछले 10 दिन से जाके यूरोप में सैरे कर रहे हैं। तो क्या जुडिशरी को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए कि क्या आउटपुट है भी तुम्हारी, क्यों गए थे तुम, क्या लेके आए हो पाकिस्तानी कौम के लिए तुम। इससे मुझे ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स की पावर होती है, आप उन्हें भूल नहीं सकते, बातें भूल जाती हैं, लेकिन जो आपने आंखों से देखा होता है ना वो आपको भूलता नहीं है। मुझे याद है PTI की गवर्नमेंट थी और शहरयार आफरीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त ये बात करते हुए क्योंकि इस वक्त कोई इतने अच्छे हालात में नहीं है, और वो न्यूयॉर्क का एक चक्कर लगा रहे थे पैदल, और साथ वो कह रहे थे कि देखें इस मुल्क का हाल देखें, यहाँ की बेटियों को काम करना पड़ता है, नॉट नोइंग कि वहाँ के सारे लोग काम करते हैं, इट्स अ कल्चर। और आप इतना बड़ा डेलीगेशन वहाँ लेके इसलिए नहीं गए थे कि उनकी सड़कों पे फिरें और वहाँ के लोगों के ऊपर इस तरह की जुमले कसें। इसी तरह जो PDM गवर्नमेंट आई, उसने नायग्रा फॉल के ऊपर जाके, जब शदीद यहाँ फाइनेंशियल क्रंच था, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, शरी रहमान और हमारे स्पीकर उस वक्त के राजा साहब जो थे, उन्होंने नायग्रा फॉल की जाके तस्वीरें उतारी और उनको फिर उन्होंने ट्वीट किया, लोगों ने कंडेम किया, उसके बाद वो तस्वीरें उन्होंने डिलीट की। सिमिलरली इस वक्त काकड़ साहब जो वहाँ पर डिनर्स कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है उसमें से पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं आने वाला, लेकिन कम से कम ऑप्टिकल इल्यूजन ही क्रिएट कर दें, ना आने दें ऐसी तस्वीरें, ना बताएं आप पेरिस लंच करने गए थे फैमिली के साथ ही, कुछ लोगों का ख्याल कर लें, कुछ तो बदलना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से पहले जो पॉलिटिकल सिनारियो डिस्कस हो रहा था उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, उनको हिफाजती ज़मानत या राहदारी ज़मानत जो भी मिलती है और उसके बाद वो यहाँ आके आराम से रहते हैं, अपनी कोई सज़ा भी उनको काटनी नहीं पड़ती, तो ऑन द सेम टाइम वही ऑप्टिक्स जिनकी मैंने पहले बात की कि ऑप्टिक्स बड़े पावरफुल होते हैं, दूसरी तरफ एक मुकदमा चल रहा है जिसमें अभी साबित नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो मुजरिम हैं कि नहीं हैं, लेकिन अभी से वाइब्स आ रही हैं कि वो आने वाले इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये ना सिर्फ इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल करता है, ये ऑप्टिकली बड़ा बैड स्लोगन होगा, और ये सब यही समझेंगे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ ने मांगी वो उनको दे दी गई, और उनका जो सबसे बड़ा अपोनेंट था उसको रास्ते से हटा दिया गया। इस तरह के इंतखाबात किसको काबिल कबूल होंगे, दुनिया देख रही है। UN जनरल असम्बली की साइडलाइंस पे ये बात डिस्कस होती रही है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। काकड़ साहब जितना मर्जी कहते रहें कि इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, ये इन्हीं का काम है, इन्हीं को कराने पड़ेंगे, और ये इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको नवाज शरीफ आके कानूनी मामलात का सामना करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगी, वहाँ डिसाइड किया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी एक नया टेस्ट है, ये भी हमारे निज़ाम को पूरे को एक चैलेंज आने लगा है। मैं जो मैं समझा, जो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, पहले तो ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन खबर दे रहा हूँ कि जो मैंने नवाज का माइंडसेट आपको बताया कि क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, खुद ही वो जिस तरह राना मेरे से मुतासर है ना, वो मुतासर खुद ही बन गया कि नहीं भाई मेरे से बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे निकाल दिया गया, मैंने वो पैसे भी नहीं लिए, वो सारा कुछ पनामा मेरे लिए किया गया, लिहाजा अब सुने आइडिया क्या है जो लीगल टीम के साथ डन हुई है, वो ये है कि जनाब आप राहदारी या फांसी ज़मानत लेंगे, और ये आजकल में आप एप्लीकेशन आ जाएगी, ये आने से पहले करते हैं। अच्छा वो उसका, और ये पाकिस्तान की 75 साल
अदालती तरहीब में ये कभी नहीं हुआ कि आप मुल्ज़म हो, इश्तिहारी हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो। यही कहने लगी थी कि अगर सलमान शहबाज वाला फॉर्मूले की यहाँ बात हो रही है तो सलमान शहबाज कन्विक्टेड नहीं थे। मैं इसीलिए तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक नया टेस्ट आने लगा इस निज़ाम के लिए जो जिसमें हम बैठे हैं, तो वो साहब कहते हैं जी कि क्योंकि आप लेंगे मुझे देंगे क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं अब इसीलिए तो उसका अजाला करेंगे। अजाला करेंगे। अच्छा, अब उनकी क्या, उनके जो फिल्म उनके ज़हन में बनी है वो ये है कि हीरो जनाब लंदन से आएगा, रास्ते में अपना लस्सी मलाई ये वो चीज़ें चीज़ें खाएगा, हीरो 2-4 गाने भी गाएगा, गज़ल भी को गा सकता है, फिर वो लाहौर आ जाएगा। और लाहौर में तो शायद कोई गली सड़क नहीं होगी जहाँ लोग ही लोग शादियां कैंसिल हो जाएंगी, और मतलब हो सकता है ईरान से भी लोग आ जाएं, अफगानिस्तान से भी आ जाएं, इंडिया से भी आ जाएं, पता नहीं, हो सकता कि इतनी आबादी हो जाए कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इतना रश हो चुका, अगर फिर वो जाएंगे मीनारे पाकिस्तान जो उनका डिज़ाइन है, फिर उनकी एक छोटी सी और भी ख्वाहिश है, वो वहाँ से जाते हैं मैं रायविंड घर अपने भी जाऊँ ना, घर घर ही होता है, तो फिर उनके वकला ने कहा बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हम आपको ज़मानत देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट के अगले दिन इनको पेश कर देंगे, ये हम आपको ज़मानत दे रहे हैं, फिर आप केस कर लें। तो दिस इज़ द एजेंडा। और इसमें जो मुझे ये अब मेरा ज़ाती तबसरा है, मैं समझता हूँ कि वापसी और पाकिस्तान का जो फ्यूचर सिनेरियो होगा नवाज के वाइज, वो इस डिसीजन से आपको समझ आएगा और इस ट्रीटमेंट से बहुत सारी बातें वाजे हो जाएंगी हम पे कि हम जमहूरियत तो दूर की बात है, पॉलिटिकली कितने मैच्योर हुए हैं, क्या कुछ हमने सीखा है, किस डायरेक्शन में हमने जाना है। जिस तरह का प्लान ये बता रहे हैं, आपको भी यही खबरें हैं? देखिए बात ये कि अगर हिफाजती ज़मानत जैसे मलिक साहब कह रहे हैं उन्हें मिलती है, तो मेरा सवाल ये कि जिन अदालतों ने 15-15 दफ़ा पीटीआई के लीडरों को ज़मानतें दी और उसके बावजूद वो बाहर नहीं आए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ कानून कुछ और है, एक के लिए और है, दूसरे के लिए और है। ठीक है ना, कि एक बंदा जो 13 साल की सज़ा याफ्ता है उसको आप हिफाजती ज़मानत देंगे, और एक परवेज़ उसके साथ तो ज्यादती हुई है ना। जी, मैं वही कर रहा हूँ, परवेज़ इलाही ने तो खैर दुनिया ही लूट ली, ठीक है ना, वो तो बहुत बड़े वो हैं, इसलिए उनके साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई। 70-72 साल के आदमी को उठा के आप डाले में फेंकते हैं, कोई ज्यादती वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और उनकी आप जमानतों के बावजूद अदालतें कहती हैं इन्हें अब किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना, तो वो कहते हैं अदालतों को लो जी फिर तुझे जो करना है कर लो, ठीक है ना, और वो उन्हें कर देते। तो फिर अगेन मेरा फिर वही मैं वापस आ जाता हूँ कि फिर आप ऐसा करें कि ये तय कर लें कि इस मुल्क के वो लोग, मेरा बार बार एक जुमला कह रहा है कि मियाँ साहब कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादती हुई, किससे कह रहे हैं? अपने आप से बोले ना मैंने कल भी शो कर किससे कह रहे हैं? मैं क्यों दसा, उनके अपने ताल्लुकात है, वो जिससे मर्जी करें। अच्छा, दूसरी चीज मलिक साहब को हर बात नहीं पता होती। अच्छा, दूसरी चीज कितना बोला मैंने सब, ठीक है ना, ये ठीक है वो के वो मेरे किरण अर्जुन आएंगे, मेरे किरण अर्जुन जरूर आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो आके यहाँ पे क्या करेंगे? शुरली पटाखे चलाएंगे, क्या करेंगे? कैंपेन करेंगे। अब आ जाए, डरे उस वक्त से जब वो कैंपेन करें, जब हाँ वो खुद डरे। अच्छा, वो डरे जब वो कैंपेन करने लोगों के घरों पे जाएंगे ना, वोट मांगने, और लोग बिजली के बिल लेके बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि तेरे भाई ने 16 महीने हमारे साथ, तो वो भाई उनके हवाले कर देंगे। मेरे सुन लेना, मेरी सुन ले। वो जब लोग भूखे नंगे होते हैं ना, जब उनके घरों के अंदर भूख जो है वो नाच रही होती है, जब उनके घरों के बर्तनों पतीलियों के अंदर खाने की जगह खाली पानी उबल रहा होता है, जब उनके बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठ के दूध के लिए चीखते चिल्ला रहे होते हैं, जब शदीद गर्मियों में वो इस डर से पंखा नहीं चलाते कि हम इसका बिल नहीं दे सकेंगे, जब उनके बच्चे अपने हाथों में डिग्रियां लेके और जगह जगह जाके फिर के ये वापस आके कहते हैं ना मुझे नौकरी नहीं मिली, जब ईद के ऊपर एक बाप अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं सिलवाता और फिर खुदकशियां कर लेता ना, तो वो लोग डरें उस वक्त से, जब ये लोग जो खुद अपने हाथों से अपने गले दबा रहे हैं ना, इनके गले दबाए। लोगों तक तो वो चलें बाद में पहुंचेंगे। मुझे तो सीरियस, आप पानी पीजिए, मुझे सीरियस इस पे बहुत बड़ा जो मुझे क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो ये है कि नैब के नए केसेस खुल गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, नैब एक्टिव हो गया है। मेरे ख्याल है जो हमारी मरियम औरंगजेब थी उनके खिलाफ भी कोई एक केस है, ATC तो बयान था ना, वो बयान है। नहीं, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ रियासत के खिलाफ बयानात के ऊपर, उनके ऊपर
अगर बयानात के ऊपर केसेस खुल गए हैं, नैब एक्टिव हो गया है, तो वो वापस आके पुराने केसेस पे राहदारी जमानत लेके क्या कर लेंगे? अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक सवाल में से नया सवाल मेरे जेल में पहले भी मिस हो गया था। अगर आप 9 मई को सामने रखें तो पीटीआई तो सारी गई जेल में, ठीक हो गया। आप अगर आप इस नैब के जिसका मेंशन करें उसको लेंगे तो पीपल्स पार्टी भी गई, नून भी गई, तो मेरा हाल है हम तीनों एमएनए बन सकते हैं, क्योंकि सारी पार्टी तो आपकी जेल में होगी। हमारे लिए हमें एक गोल्डन चांस है, आप हम तीनों आराम से इलेक्शन लड़े, मेरा हाल है दो चार कैमरामैन भी लड़े, नई पार्टी बना लेते हैं क्योंकि आपके मुल्क में बचे। मैं गलत जवाब दिया, नैब को देख लो, मुझे 4-5 सारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप माइनस है सारे। मैं मलिक साहब की बात का एक जवाब, एक शेर ने शिकार किया, बाकी जानवर सारे बैठे थे, उसने उसके 3 हिस्से किए। उन्हें कहा देखिए 3 हिस्से ऐन जमहूरियत के मुताबिक, उन्हें कहा ये हिस्सा तो मेरा है क्योंकि मैंने शिकार किया, जबरदस्त। दूसरा हिस्सा इसलिए मेरा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, ठीक है, और तीसरा जो किसे जरूरत है लेके दिखा दे, ठीक है ना। तो ये तो पाकिस्तान की कहानी है। नहीं वाकई सीरियसली ये पाकिस्तान की कहानी है। मेरा भी तो हक है ना आपसे सवाल करने का। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बता दिया नैब, मैं वो टाइम ज़ाया करूँ, सबके नाम बोलूँ, समझे सारे ही हैं, सारे ही हैं। पीपल्स पार्टी आ गई, नून आ गई, पीटी, अल्लाह भला करे ना, तो फिर इलेक्शन हमने क्या करना है ये भी जरा मुझे बताएं। मेरा ख्याल है वो यूथ को मौका देना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम वो जो इलेक्शन कमीशन ने बताया ना 45%, कितने परसेंट मैंने बताया 2.5 करोड़ नया वोटर आया है, वो उस नए वोटर का हक बनता है कि वो लीडरशिप करे, आगे आए, इलेक्शन लड़े। मेरा ख्याल है सबको, मुझे तो अपना चाइना से कैंडिडेट ला सकते हैं। नहीं मैं अर्ज करूं कि इलेक्शन चाइना से कैंडिडेट ला सकते हैं। मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि मैं नहीं समझता कि इन माहौल में को इलेक्शन के तकल्लुफ की गुंजाइश मौजूद है। तो फिर क्या करें? काकड़ साहब को चलने दें, ये बीच में हमारे ये उनसे मिलके आए हैं। नहीं आप ज्यादा करो, मेरा जवाब नहीं दे रही, मैंने मेरा सवाल आपसे फिर वही है, ये उनसे मिलके आए हैं, आपने जवाब दे दिया। ये मोहम्मद अली दुरानी से भी मिलते हैं, ये काकड़ साहब से भी मिलते हैं, आप बड़े खतरनाक हैं। महफूज जुमलों में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो ख्वाब अब नहीं देखने चाहिए जो पूरे नहीं हो सकते। अच्छा, दुरानी साहब का क्या बना? दुरानी साहब कोशिश कर रहे हैं, और दुरानी साहब ने पीटीआई की जो कल भी मैंने कहा था, वो इस बात पे उन्हें ले आए हैं। किन पीटीआई की क़यादत को। अभी वो जिनकी बात करें, मैं वो भी कहूँगा कि ठीक है आगे बढ़े और पाकिस्तान का हिस्सा बने उसका। मेरे जो इत्तलात हैं वो ये कि वहाँ पे कासिम के अबू को ये भी कहा गया कि आप चले जाएं बाहर, और जो पीटीआई की बाकी क़यादत है हम उन्हें इलेक्शन लड़ें, अगर वो जीतते हैं तो पार्लियामेंट में आ जाएं और आके सियासी धारे का हिस्सा बन जाएं। लेकिन कासिम के अबू की मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये कहते हैं मैंने नहीं जाना, मैंने निकलना ही नहीं। वो कहते हैं मैंने निकलना ही नहीं। नहीं लेकिन इसमें इसमें लेकिन 2 डिफरेंट बातें हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें फ़ायदा पीटीआई का है कि नुकसान है? एक ये कि वो हमेशा कहते रहे भागना नहीं चाहिए, जेल काटें। एक तो गिरफ्तार बड़ी मुश्किल से हुए हैं, पहले वो गिरफ्तारी से भी बचते रहे हैं, अब गिरफ्तार हो गए हैं तो वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते। क्या उनकी सोच क्या है? वो समझते हैं वो अंदर रह के इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं, मैं हूँ तो जर्नलिस्ट ना, कोई सियासतदान तो नहीं। देखें बात सुने, जो हीरो है ना, जो चेयरमैन पीटीए का, वो हीरो है, वो फाइटर है, वो लास्ट गेंद तक लड़ता है, वो शिकस्त नहीं मानता और वो शिकस्त भी ग्रेस से लेता है। मेरे ख्याल में इनके जाने का मतलब है कि मैच हुआ बराबर। नहीं आगे तो सुने ना, आपके अंदर से तो नवाज शरीफ निकला है हीरो, आपका हीरो तो वही है। आप देखे ना, आप देखे ना, आपने मुझे क्यों पसंद किया? इस जो आप मेरा वोटर है मुझे इसलिए कहता है कि वो तो भाग जाता है सऊदी अरब, वो तो भाग जाता है अपना लंदन, तो ये तो खड़ा रहता है। अब यही आपका जो परसेप्शन है, ये अच्छा ये बुरा, मैं इस पर बात नहीं कर, वही रुकावट है। और ये जब निकल गया, ये लिख ले मेरी बात ये। और दूसरी, मैं राना साहब से नहीं कोई बहस कर रहा, मैंने एक बहुत नाम लेना मुनासिब नहीं, किसी बड़ा मेरा अच्छा दोस्त है, बड़ा टॉप का आदमी है, मैंने कहा भाई की गल हो, ताड़ा बंदा तो सुना मुफाहमत कर रहा है। उसने कहा ये बिल्कुल हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा है। जो चेयरमैन है वो 1 इंच भी पीछे नहीं आ रहा, उसका कोई मुफाहमत का प्रोग्राम नहीं है। मुफाहमत से मुराद माइनस में या मुझे को नाम दे दो, ये वो कहते हैं, ये सारी एक परसेप्शन बनाई जा रही है ताकि मुझे साबित किया जाए कि मेरे अंदर भी एक मुन्ना नन्ना सा नवाज शरीफ है। ओके, लेकिन ये बहरहाल बात राणा है, मैं तेरे रल गई
ये बात तय है कि जब टिकट होल्डर्स ही नहीं होंगे, जब मैदान में लोग ही नहीं होंगे, तो अगर बल्ले का निशान होगा भी तो किसके नाम पे होगा, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। फिर एक दो जुमला शायद आपने ब्रेक की तरफ जाना है, तो मैं ज़रा आपकी तरफ आ रहा हूँ 2 जुमले के लिए कि बिल्कुल बल्ले का निशान भी ना हो, सब कुछ ना हो, तो जो पीटीआई का वोटर है वो तो है, उससे इनकार कर सकते हैं, उससे इनकार कर सकते हैं, और अगर वो कहीं नहीं जाएगा और या उसको पूछा ही नहीं जाएगा, तो क्या इस इंतखाबात नहीं टर्नआउट भी हो जाएगा। इतना लोड ज़ियाउल-हक का टर्नआउट रेफरेंडम में ना, वो सुबह से शाम तक कोई बंदा बूथ में बहुत थोड़े थे, लेकिन 99% टर्नआउट था। वो टर्नआउट कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये इक़दाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई सूदमंद होगा? क्या हम जज्बात और नफरत की सियासत को लेके ही आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, माफी और आगे बढ़ने की सियासत को हमने नहीं अपनाना, यानी सीखना नहीं है, हमने एक ही को रिपीट किए जाने। आज तकरीबन 4 घंटे मैंने ट्रांसमिशन की टेलन न्यूज़ पे सियासत और मईशत पे और शायद ही कोई इकोनॉमिस्ट होगा जिससे हमने बात नहीं की, और हर इकोनॉमिस्ट का भी वही प्रॉब्लम था जो हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम है कि हर कोई समझता है कि जो वो कुलिया लेके बैठा हुआ है वो सबसे अच्छा है। अगर ताजर है तो वो कहते हैं हमें ना कहें कि जल्दी आप दुकानें खोलें और शाम को जल्दी बंद करें। हमें आज ताजरों ने समझाया कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। हमें आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बताया कि अगर आपने बेईमानी की तो हम जिस तनूर में आप गलत आटे की रोटी लगाएंगे हम उसी तनूर में आपको जला देंगे। जहाँ पे माइंडसेट ये हो कंसेंसस की तरफ कैसे जाएंगे लोग, और कंसेंसस के बगैर, रिकन्सिलिएशन के बगैर मुल्क आगे कैसे चलेगा? सूनर और लेटर, चाहे बहुत देर हो जाए चाहे अभी हो जाए, होना यही है। ये टोटली इट्स अप टू आवर लीडरशिप कि वो कब चाहते हैं कि मामले हाथ में आ जाएं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और बहुत ज़रूरी है ये स्टोरी डिस्कस करना जिसमें इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही तकरीबन 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। कॉन्टेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स का बड़ा चेंज हो गया, ये जियो इकनॉमिक्स ने हर चीज़ को हिला के रख दिया है। द थिंग इज़ के जो हमारे आलमी इदारे हैं जो मईशत को कंट्रोल करते हैं, उन सब ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि वो अब ज़ोर दे के ज़बरदस्ती करके इसराइल को एक्सेप्ट कराएंगे। सऊदी अरेबिया के कौमी दिन के मौके पे इसराइली टेलीविज़न ने उनको बड़ा विश किया, और पहली दफ़ा फ़्लैग जिसके ऊपर कलमा लिखा होता है सऊदी अरेबिया का जो फ़्लैग है उसको नशर किया, सऊदी अरेबिया को मुबारकबाद दी, और बहुत अरसे से ये मामलात उनके आपस में चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अगर एक्सेप्ट करता है, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है पैलेस्टाइन के साथ मसले को हल करते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता एशिया के कुछ कंट्रीज़ और गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ ये भी इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जाएंगे। इस पर पाकिस्तान की मलिक साहब एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है कि कायदे आज़म ने कहा था कि ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो मेरे लिए इस पर बहस नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसानियत की, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की है, मगर दूसरी तरफ मेरे लिए हम समझ नहीं पा रहे सऊदी अरब में जो चेंजेस आ रही हैं। जो सऊदी अरब मेरी बचपन के साथ चला है ना, को 95 ईयर्स जिसकी एज हो गई है, वो 3 प्रिंसिपल पे चला था। एक तो वो मुस्लिम लीडरशिप, उसकी बड़ी सिंपल वजह वो पूरी दुनिया में एक मुहावरा है, मक्का की हर चीज़ का जो सेंटर मक्का आपका वहाँ पे है, मुसलमान करोड़ों मील दूर भी हो तो वो मक्के से बंधा हुआ है। तो वो जो मुस्लिम लीडरशिप थी, हज और तेल, ये 3 चीज़ों से चले थे। अब पार्टी गई है ख़त्म हो, जो मुझे मुश्किल सख्त बात करना सख्त बनने जी, वली अहद ने ये सीधा उन्होंने असल में यू टर्न ले लिया। सऊदी अरब कह रहा कि हमारे यहाँ तो कासिम के अबू का ख्याल था ना कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, तो मदीने वालों का ख्याल है हम यूरोप बनेंगे। तो वो इसलिए चाह रहे हैं, एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट में जा रहे हैं, नए शहर बना रहे हैं। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने हिंट दिया कि एशिया और अफ्रीका के मुल्क हैं, और उसमें एक हिंट में किसी हद तक हल्का सा पाकिस्तान का भी जिक्र है। आप पाकिस्तान पे आते हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ये नहीं कहा कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, जो उन्होंने कहा हम फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मुफादत को सामने देख के फैसला करेंगे। अब मैं छोटा सा 1-2 कमेंट आपसे कर दूं जो मुझे नज़र आ रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी से मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे भी समझ दूँ। कश्मीर क्या है, फ़लस्तीन क्या है, कमज़ोर है। दुनिया में कोई कमज़ोर किसी की हेल्प कर सकता है?
मुझे आप इसका जवाब। ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर पाकिस्तान खुद ही सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने के बाद पैसे मांगता फिर दे जाके, जो मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे दे, तो हमने उनकी क्या हेल्प करनी है? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर वाकई किसी की हेल्प भी करी तो सबसे पहले अपनी हेल्प करे, अपनी फाइनेंस ठीक करे। और दुनिया में, ये मैं आपको पक्की बात दे रहा हूँ, दुनिया के जितना फाइनेंस सेटअप है ना, फाइनेंस जो कर्जे देने वाले, उस पे इसराइल का बड़ा से है। तो आप अगर आप फाइनेंशियली, मेरा ख्याल है, सांस अगर लेना चाहते हैं तो आपको इसको कंसिडर करना किसी ना किसी स्टेज पे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, अभी जो इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने एक नक्शा दिखाया है जो सऊदी अरब और इनके आपस में मुज़ाकरात और मुआनकों के बाद, जो उसमें फ़लस्तीनी रियासत नक्शे में नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अभी जनरल असम्बली के इजलास में जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसराइल का नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि जी वहाँ फ़लस्तीनियों के लिए भी ऐसे वैसे होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल ने पूरी दुनिया को मैनेज कर लिया है, इंक्लूडिंग खलीज के ममालिक को भी, ठीक है। लेकिन एक कड़वी बात है कि हम तो सऊदी अरब को अपना रूहानी किबला समझते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा है कि रूहानी किबला सिर्फ मक्का और मदीना है हमारा, उसके हुक्मरान नहीं है, ठीक है। जो वो कर रहे हैं, वो हम उन्हें बड़ा भाई कहते हैं, हम उनसे जब मुश्किल में वो मांगते हैं तो वो माथे पे आके रख लेते हैं। और तो इंडिया वो अब जिस तरह दे रहे हैं वो अब सिचुएशन डिफरेंट है। और इंडिया के साथ जाके वो एक नए कॉरिडोर के लिए काम करते हैं। तो ठीक है, कर ले। पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ दो जुमले हैं कि फिर ऐसा करें कि फ़लस्तीनियों को एक दफ़ा ही सारों को मार दें ताकि दुनिया से मसला ख़त्म हो जाए। कश्मीर का मसला बन जाए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कश्मीर का भी मसला इसी तरह ख़त्म कर दें। जेनोसाइड जो हो रही है, जहाँ जैसे वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरह उनके साथ जुल्म हो रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि उनकी रियासत का हिस्सा बन जाए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन आप ये ना तजवीज़ दे दें कि पाकिस्तान जो है दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए या चीन का बन जाए, क्योंकि वो ताकतवर ममालिक है। मैंने ये नहीं कहा, दैट इज फार फेस्ट, बट बात ये है, हकीकत यही है, हमें बड़ी देर से समझ आई है, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, कि इकोनॉमिक्स, बहुत पहले बिल क्लिंटन ने ये बात कही थी कि स्टूपिड इट्स इकोनॉमिक्स, तो मैं समझ क्यों नहीं आती है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट। तो बात ये है कि अगर सारा मिडल ईस्ट तबाह हो गया है जंग से और उसको लीड कर रहा है इस वक्त सऊदी अरेबिया, तो फिर सऊदी अरेबिया जो करेगा वो सारी गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ उसकी बात मानेंगी। अगर सऊदी अरेबिया की और ईरान की सुलह हो सकती है तो सबकी हो सकती है। अगर किसी स्टेज पे कोई 2 स्टेट सोल्यूशन आता है तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीनियों को पूरा हक है कि वो एक अपनी स्टेट में, छोटी हो या बड़ी हो, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, उनको वहाँ रहने का मौका मिले। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर कश्मीर। तो हम भी अपने मफादात को तो सामने रखेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि माइट इज़ राइट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।